ना डिस्ट्रॉय करना है एस्ट्रॉइड्स को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग कोमल। तो आज हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, आज हम बहुत बेसिक बेसिक बातों पे डिस्कशन करेंगे, हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, राइट। आज 8 जनवरी है, 8 के आगे एक और लग जाएगा तो आपको याद ही है, राइट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। The objective of today's lecture is to cover this important topic, thermal expansion. Because thermal expansion के अंदर आप 3 चीजें पढ़ोगे, वो तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी थोड़े बहुत एप्लीकेशन अपन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन का पार्ट ज्यादा एक्सपोजर नहीं है उस पार्ट को, लेकिन वो काफी इंटरेस्टिंग है, लाइक आप फायर अलार्म का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। तो काफी मजा आएगा आपको करने में वो चीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। पिछले 5 सालों में इसका जो ऑन एन एवरेज पैटर्न रहा है वो 1 से 3 क्वेश्चन का रहा है। ठीक है, आई गेस लास्ट ईयर इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट इससे पहले कई जगह 2, कई जगह 1, कई जगह 3 क्वेश्चंस भी आए हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो मैं मतलब एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो यहाँ से मानकर चल ही सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको नीट का यहाँ पे सिलेबस दिखाऊं तो इसके अंदर हमें हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री, ये सब डिस्कस करना है। और अगर मैं आपसे उस एक क्वेश्चन की बात करूँ ना कि वो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, या मतलब मैं कहाँ से दूं, अगर मेरे पास ये सिलेबस हो तो आई विल गिव इट फ्रॉम हियर विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए आज का लेक्चर हमको लगेगा। ठीक है, ये सब चीजें हमको करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस मैम। सबसे पहले बात करेंगे हीट और वर्क की। आप लोग कुछ कमेंट्स देना चाहते हो इन दो चीजों पर? अगर देना चाहते हो तो प्लीज कंटिन्यू, फिर मैं बताती हूँ क्या है। यस, इट्स अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में माइक ऑन करो, स्टार्ट हो जाओ। यू डोंट नीड परमिशन, मैम राइट। जब हम किसी मतलब सिस्टम को हीट देते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, कुछ वर्क डन करते हैं। ओके ओके, एनीबॉडी एल्स? नहीं, जो उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो सब रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, सो इट इज कंसाइज टू गैस ओनली, राइट? आई एम जस्ट पाथ आस्किंग। फंक्शन है हीट एंड वर्क। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एनर्जी Okay. रिलीज होती है। ओके, और जब टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। ओके। एहसान, आप कुछ बोल रहे थे? वाह शिवानी, वाह। शिवानी वाला आंसर देने वाली थी अभी। यहाँ पे किसी भी Heat, दो work पार्ट is work. Physics is physics, thermophysics is thermal physics. ऐसा लग रहा है जैसे कि गुत्थी इंट्रोडक्शन करा रही है। मैम यहाँ पे ना किसी दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन नहीं होता ना पार्टिकल्स के बीच में। Okay, there are so many यहीं words पे right रैंडम now. मूवमेंट होती है एटम मॉलिक्यूल्स की। Okay, that's cool. Let's start. चलिए, heat और work. Let's talk about heat first. Heat. कलर ही चेंज नहीं हो रहा है, ये सब मंचोलिका की वजह से है। It is a form of energy. Okay, it is a form of energy. और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो वर्क और हीट दोनों का ही ऐसा यूनिट जूल होता है, राइट। यस मैम। यस मैम। तो इनका खाली ये सब होना एक इत्तेफाक नहीं है कि ऐसे ही हो गया, इसका एक रीजन है। ये दोनों ही, हम लोग बोल देते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये वो, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू एक्सप्लेन इट। इसका सही रीजन या सही तरीका बोलने का ये है कि दे आर two different modes of transfer of energy। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं।
फॉर्म नहीं है ये एनर्जी नहीं है, ये तरीके हैं, दो डिफरेंट तरीके हैं हीट ट्रांसफर करने के। और मतलब जब सरफेसिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना टॉपिक शीट, तो अपन ऐसे बोल देते हैं क्योंकि अगेन एनर्जीज का और इसका यूनिट सेम है। अब मैं आपको उसको समझाने का एक बड़ा ही बेसिक तरीका देखती हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये कोई आया, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि ये है मिस टी, और ये जो मिस टी है ये थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा जैसे वीक है, मतलब लाइक जैसे खाना वाना नहीं खाया काफी टाइम से, कुछ पनिशमेंट दिया हुआ किसी ने, जो भी है, खैर, ठीक है। ये मिस के है, because I have a video, now she has a video, I have to be very, particular about the examples. अब हो क्या रहा है कि अब ये जो मिस टी है, ये मिस के पास आई कि भाई हेल्प कर दो, उनको कुछ बॉक्स वगैरह उठाना था। तो अब मिस के पास दो तरीके हैं मिस टी की हेल्प करने के लिए, कि या तो वो उन्हें चोकोलावा केक दे दे, तो वो चोकोलावा केक खाकर एनर्जी ले लेंगी, वो बॉक्स अपने आप उठा लेंगी। या दूसरा तरीका है कि मिस के वो बॉक्स उनके लिए उठा दे। समझ रहे हो? दो तरीके हैं, या तो फूड प्रोवाइड करके एनर्जी प्रोवाइड कर दो, या फिर उनका काम कर दो, राइट? तो जहां पर आप डायरेक्ट काम कर दे रहे हो, आप खुद मैकेनिकल इनपुट दे रहे हो, वो कहलाएगा आपका मैकेनिकल वे ऑफ हीट ट्रांसफर। इज दैट ओके? या मैकेनिकल वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बेसिकली। और जहां पर आप उन्हें इनडायरेक्टली मतलब हेल्प कर रहे हो, आप उनको फूड देकर एनर्जी दे रहे हो, वो कहलाएगा बेटा नॉन मैकेनिकल वे ऑफ हीट ट्रांसफर। इज दैट ओके? यस मैम। तो आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सा तरीका क्या है? लाइक नॉन मैकेनिकल वे इज व्हाट? मैम जिसमें हम कोई चीज प्रोवाइड करके नहीं, वो लाइक हीट है कि वर्क है? एग्जैक्टली मैम हीट है। नॉन मैकेनिकल तरीका हीट है और मैकेनिकल तरीका वर्क है। मैकेनिकल तो आई वर्क। होप आज के बाद हीट और वर्क में तो इशू नहीं आएगा, राइट? यस मैम। यस मैम। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। हीट का अपन डिस्कशन कर चुके हैं। टेम्परेचर अगर आप किसी भी बुक में पढ़ते हो तो बोलते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, राइट? डिग्री बेसिकली की जो मेजरमेंट है किसी भी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस होने का मेजरमेंट। अब खाली ऐसे बोलने से काम नहीं चलता, टेम्परेचर मेजर भी करना होता है। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए वी हैव 3 फंडामेंटल स्केल्स। लेकिन फंडामेंटल स्केल्स ऐसे नहीं है कि ये मतलब ऐसे कि काफी फेमस है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ना, हर जगह इनकी टर्म्स में बातें होती हैं। लेकिन उसके अलावा भी आप अपने घर में बैठ के अपना स्केल बना सकते हो और वो बिल्कुल सही स्केल बन सकता है, कोई इशू नहीं है। बस 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए अपने स्केल के बारे में। अब देखते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही थी। देखो, कोई भी स्केल हो, कुछ भी हो, 2 फिनोमिनाज होते हैं। एक सीधी लाइन खिंच जाए फिर बताती हूँ। या जैसे कि हमारा स्केल है, ठीक है, इसमें 2 काम हो सकते हैं। एक हो सकता है फ्रीजिंग ऑफ आइस, ठीक है, जिसको आप आइस पॉइंट भी बोल दो। और एक हो सकता है, क्या हो सकता है फ्रीजिंग के अलावा, एक हो सकता है आपका स्टीम पॉइंट। अगर आपको किसी भी स्केल के ये 2 पॉइंट्स पता है तो आप दुनिया का किसी भी स्केल को किसी भी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। लेट्स सी हाउ। जैसे कि मैं सेल्सियस स्केल की अगर बात करूं तो सेल्सियस स्केल में जो आपका आइस पॉइंट होता है वो कितना होता है, जहां पे बर्फ आइस हो जाए? 0 डिग्री। और स्टीम? मैम 100 100। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेट्स ड्रॉ द अनदर स्केल, केल्विन। तो केल्विन के अंदर ये सब कब होता है? मैम आइस वो 273 पे 73 पे और स्टीम 373 पे। 373। Good, 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 good. Have a good day. Good day. Sorry. Now let's come to the another scale, which is your Fahrenheit scale. यहाँ पे इसका स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट बताओ। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और स्टीम वाला 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
212, राइट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आप इन सारे ही पॉइंट्स पे कोई भी रेंडमली जो है आप एक रैंडम पॉइंट कंसीडर कर लो, जैसे कि मैंने ये कंसीडर कर लिया कि कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड, कोई भी केल्विन और कोई भी फ़ारेनहाइट। अगर मैं इनके बीच में कोई आपको एक तरीका बता दूं रिलेशन निकालने का, तो इस हिसाब से आप किसी भी दुनिया की किसी भी स्किल को किसी भी स्किल में कन्वर्ट कर पाओगे अगर आपको स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट गिवन है, यस और नो, और कोई भी रैंडम रीडिंग, राइट? यस चलिए तो फिर एक काम स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ़ारेनहाइट वर्सेस सेल्सियस ले लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा गंदा हो गया। ठीक है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट को ड्रॉ करते हैं। एक बात बताओ, फ़ारेनहाइट कह रहा है कि 32 से 212 तक काम करूंगा, यानी कि ये कह रहा है कि भाई 32 पर कुछ यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू है और 212 कुछ यहाँ पर हो गया, राइट? यानी कि कुछ इस तरीके का एक ग्राफ मिल गया आपको। भाई बहुत प्यारी चीज आने वाली है यहाँ से, तो थोड़ा अच्छे से देखना, बस एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। ठीक है, उसने बोला कि मैं ये ग्राफ आपको शो कर सकता हूँ। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे सेल्सियस स्केल बनाऊं तो सेल्सियस स्केल के लिए भी तो चीज सही बैठ रही है। भाई सेल्सियस स्केल भी तो कह रहा है कि मैं आइस पॉइंट 0 पे दूंगा, वो भी आइस पॉइंट उसके हिसाब से 0 पे दे रहा है, और इधर वो बोल रहा है कि अगर स्टीम पॉइंट मेरे से चाहिए तो 100 डिग्री हो रहा होगा। बोलो, कोई दिक्कत है इस बात में? यस मैम। नहीं है? ठीक है, अब आप इस पे कोई भी रैंडम पॉइंट कंसीडर कर लो, कोई भी रैंडम पॉइंट। मैंने ये वाला कंसीडर कर लिया, C और F। ठीक है, C इज ऑन द एक्स एक्सिस, F इज ऑन द वाई एक्सिस। यानी कि इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट अगर आप इसको ध्यान से स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्स एक्सिस में C आगे है और वाई एक्सिस में F ऊपर है, राइट? यस मैम। Right. Let me mark few points over here, like A, अच्छा B C तो है यहाँ पे, P कर देते हैं, P Q R S T। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या? P Q T और एक बड़े वाला ट्राइंगल P R S। यस मैम। जरा सॉल्व करो इनको। सिमिलर ट्राइंगल्स कर सकते हैं क्या मैंने? देखो थीटा सेम, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 यस डिग्री, मैम। सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। यस मैम। ट्राइंगल PQT इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRS। मतलब ये चीज मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकती थी, बट ऐसे मेरा मन नहीं कर रहा, अच्छी चीजें सीखना चाहिए। ठीक है, आप सिमिलर ट्राइंगल्स के सिमिलर साइड्स के रेशियो लोगे? यस मैम। लो दो फटाफट। PQ upon PR is equals to QT upon RS is equals to एक काम करते हैं, PT। जो नोन है वो ले लेते हैं एक्स और वाई में। जैसे कि आप ले लो QT अपॉन RS इज इक्वल्स टू PT अपॉन PS, राइट? यस मैम। QT क्या हो गया आपका? एक तो QT इट्स नॉट QT। ये जो है आपका TQ जो है बेसिकली F माइनस कितना, 32 है ना? यस मैम। F माइनस 32। RS क्या हो गया? RS इज दिस पॉइंट, ये हो गया मैम ये आपका। 32 कैसे? देखो ना, ये वाला कॉलम जो है इतना, y इंटरसेप्ट 32 है ना यहाँ पे, जहाँ पे P पॉइंट मार्क किया है। यस यस मैम। मैम वो 212 माइनस 32 होगा ना? एग्जैक्टली 212 माइनस 32। आप सिर्फ यहाँ पे ये चीजें निकालो कि मुझे इतना पोर्शन चाहिए, ये पूरा पोर्शन कितना है 212, उसमें से 32 माइनस कर दिया, इज इक्वल्स टू PT पर आ जाओ। PT हो गया आपका, देखो C, राइट? और PS Yes, कितना हो गया आपका? 100। यस मैम। यस मैम। अब अगर आपको फील हो रहा है तो हुआ क्या है, F माइनस 32 अपॉन 180 C बाय 100। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 100 सेल्सियस पे कितना फ़ारेनहाइट मिलेगा, तो आप यहाँ पे C की जगह 100 पुट कर दो और F का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये सुनो, यस मैम। यस मैम। अब अगर आप एक और चीज ध्यान से देखो, क्योंकि हमारा खाली इतना ही बता के काम नहीं बनने वाला, हम इसमें एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं।
ये F आपकी कोई भी जर्नल रीडिंग थी, राइट? यहाँ पे रीडिंग लिख दो। ये जो 32 था ये उसका आइस पॉइंट है जिस स्केल की रीडिंग है, राइट? यस मैम। और Yes, अगर ma'am. आप इसे देखो 212 माइनस 32, तो 212 इज द स्टीम पॉइंट। हाँ, एक सेकेंड, भाई हट जाओ, एक मिनट रुको। सो बेसिकली 212 इज योर स्टीम पॉइंट एंड एक मिनट, आई थिंक इट गेट हैंग्ड, या सो 212 इज योर स्टीम पॉइंट एंड 32 इज योर आइस पॉइंट। बेटा दुनिया का कोई भी स्केल है उसके लिए ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और यही वो तरीका है जिससे आप किसी भी स्केल को किसी भी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। इज दैट फाइन? यस मैम। ये Yes, ma'am. इक्वेशन मैंने यस, कांस्टेंट लिखा है इक्वल टू में. यप, CONST ANT, के लिख ले क्या? या इट्स के, राइट? अब आप इससे कोई भी स्केल बना सकते हो। आप कहोगे कि मैम यहाँ पे C/100 आता है, यहाँ पे कहाँ से बात बनी? तो देखो C-100 - 0 इसका जो आइस पॉइंट है दैट इज 0, तो बात तो बन रही है। अगर मैं कैल्विन स्केल के लिए बोलूं तो कैल्विन के लिए के रीडिंग हो जाएगी 212 अपॉन 312 माइनस 212 आ जाएगा, हमेशा कांस्टेंट होगा किसी भी स्केल के लिए। समझ रहे हो? कोई स्टैंडर्ड स्केल नहीं, हर किसी स्केल के लिए। ये मैं बार बार इसलिए बोलूं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं। वो बोल देंगे आपको कि कोई भी रैंडम स्केल बोल देंगे, तनिष्का स्केल, सृष्टि स्केल, है ना, कुछ भी स्केल बोल देंगे, नूर का स्केल। अब कह देंगे कि इफ बोल देंगे कि इफ ऑन नूर्स स्केल आइस पॉइंट इज एट दैट पॉइंट, स्टीम पॉइंट इज एट दैट डिग्री, तो बताओ कि 100 सेल्सियस कितने के बराबर हो गया? कुछ भी रैंडम, समझ लो, कुछ भी, कोई सिर पैर नहीं होता। बस आप हमेशा ध्यान रखोगे रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसके अलावा जो आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, कई सारे क्वेश्चंस इस तरीके से भी आ जाते हैं, मतलब कभी कभार, कि इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कि वो कौन सी वैल्यू जो दोनों जगह पे सेम होगी, मतलब दोनों स्केल्स में सेम होगी। तो ऐसी चीजें आपको खुद से करनी है जो मैंने सेकंड पार्ट बोला है, वरना मैं कल बताऊंगी। फिलहाल लेट्स कम टू अ क्वेश्चन जो 2008 में पूछा गया था। एक बार मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। क्वेश्चन बोल रहे हैं ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर एंड कॉल द W स्केल। देखो कुछ भी बोल दिया, ठीक है, W स्केल। ये जो लीनियर है, लीनियर का मतलब क्या है कि ये वाली लाइन मिलेगी, तो ये वाली लाइन मिलेगी मतलब आप वाले क्वेश्चन करोगे, लीनियर के अलावा वो आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। उन्होंने देखो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको बता दिया, 39 डिग्री W, 239 डिग्री W। आपसे पूछ रहे हैं उस स्केल पे 39 डिग्री सेंटीग्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आएगी। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. And the formula is reading minus ice point divided by steam point minus ice point. And this is equals to constant. मैम ये कांस्टेंट 39 डिग्री सेल्सियस है ना? No, 39 डिग्री सेल्सियस इज द रीडिंग जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो आपसे W स्केल पे आंसर चाह रहे हैं। ओके तो मैम 39 डिग्री सेल्सियस रीडिंग है हमारी।
समय समाप्त बॉल को। 5 वोट आई हैं। मैम 2 सेकंड रुकना, मैं वोट करती हूँ। मैम 1 मिनट। सॉरी, मैम ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी नहीं होता है। TANISHK, ओके। मैम मेरा सेकंड ऑप्शन आ रहा था। मैम डी ऑप्शन, मैंने वोट नहीं किया था। मैम मेरा B। सृष्टि का सही है, इट्स ऑप्शन डी। तो यहाँ पे लिख देते हैं सृष्टि का सही है। और तनिष्का कह रही थी ऐसे नहीं। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है। प्रियंका, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नो मैम, मेरा भी D आया। ओह, दैट्स गुड। देखो, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट एंड माइनस आइस पॉइंट, दिस इज कांस्टेंट, राइट? अब ये दोनों तरफ के लिए कांस्टेंट है ना, तो आप एक काम करो, जो W स्केल है और जो सेल्सियस स्केल है, दोनों की चीज बराबर रख दो। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी रीडिंग, हमको नहीं पता कि कौन सी आ रही है W स्केल की रीडिंग, W लिख देते हैं, या छोड़ो आप X लिख दो। उसका आइस पॉइंट इन्होंने 39 दिया हुआ है, उसका स्टीम पॉइंट 239 दिया हुआ है, और आइस पॉइंट फिर से 39 दिया हुआ है। आपसे सेल्सियस स्केल के लिए पूछ रहे हैं, तो भाई सेल्सियस स्केल की रीडिंग 39 दी हुई है, इसका आइस पॉइंट 0 और नीचे 100 आ जाता है, राइट? आप इसको जब सॉल्व कराओगे तो ये हो जाएगा x माइनस 39 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल्स टू 39 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ से ये कैंसिल 2 हुआ, x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 39। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसके लिए पेन भी नहीं उठाना था, अगर ये चीज दिमाग में क्लियर है तो। रीजन ये है कि खाली यूनिट प्लेस का डिवीजन देख लो ना, 9 3 27, 7 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे। आई थिंक यहाँ पे 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज योर ऑप्शन डी। तो किसी को अगर तकलीफ है, मेरे जैसा कोई बच्चा हो जिसे तकलीफ हो भैया मैं कैलकुलेशन नहीं करनी, तो आई यूज टू डू दिस अलॉट। मैं एक बार तो जरूर देख लेती हूँ कि यूनिट प्लेस पे कहीं ऑप्शंस में मतलब डिफरेंस है ना, डिफरेंस हो तो एक बार मल्टीप्लाई मतलब पूरी का क्यों ही करें भैया। आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 9s are 7, 2 कैरी 3 3 6 एंड देन नहीं 3 3 9 एंड देन 2 11, तो आ तो रहा है वो, बट क्यों ही बाकी इनो करना, 7 से काम बन जा रहा है। समझ रहे हो? एमसीक्यू का फायदा उठाना सीख लो जितना जल्दी हो सके। So it's मैम ये आपने 3 मल्टीप्लाई क्यों करा है इसमें? देखो ये 2 था, ये मल्टीप्लाई था 2 into 39, ये वाला 39 जाके ऐड हो जाता है तो 3 into 39 नहीं हो अच्छा जाता? ओके मैम, ओके मैम। मैम इसके अंदर ना आपने ये 39 माइनस 0 में डिनोमिनेटर में 100 क्यों लिखा है? 100 माइनस 0 क्योंकि सेल्सियस स्केल है, तो बार माइनस 0 करके एक्सप्रेशन क्यों बढ़ा है? 100 होता है। आप ये चीज ध्यान रखो। देखो मैं एक चीज और बताती हूँ, थोड़ा अच्छी चीज पूछी। ये जो आपके पास स्केल्स है ना, 100 का डिफरेंस है इनमें, ठीक है? यहां भी 100 का डिफरेंस है, इसीलिए क्योंकि यहाँ दोनों तरफ 100 का डिफरेंस है, इसीलिए 1 यूनिट केल्विन में अगर आपने केल्विन में जो भी टेम्परेचर चेंज किया है, ध्यान से सुनना, केल्विन में जो भी टेम्परेचर चेंज किया है दैट वुड बी इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने थीटा चेंज किया तो भाई चेंज ही तो कह रही हूं मैं, तो यहाँ भी थीटा ही चेंज हो जाएगा। अगर मैंने 2 डिग्री का चेंज किया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्सियस स्केल में भी 2 डिग्री का चेंज आएगा। रीडिंग कुड बी डिफरेंट, लेकिन जैसे यहाँ से 273 से 275 हुआ तो वहां 0 से 2 हो जाएगा, चेंज तो सेम ही रहा ना। बट व्हेन इट कम्स टू फ़ारेनहाइट स्केल तो यहाँ पे 180 का जो है डिफरेंस रहता है, इसीलिए यहाँ पे आप जो भी स्केल में चेंज करो यहाँ 1.8 टाइम्स चेंज होता है। समझ रहे हो? ये चीज मैं अगेन बार बार बता रही हूँ क्योंकि ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, तो आप इसको साइड में कहीं लिख लो। वैसे ऐसी चीजें ना आपको एज एन एस्पिरेंट खुद ही निकालनी चाहिए, बट ठीक है। चेंज इन केल्विन स्केल is equals to change in Celsius scale is equals to 1.8 times of change in Fahrenheit scale. Is that okay? यस मैम। ठीक है, तो आप ये चीज ना बस मैम, ऐसे ही एक मिनट दिखा दो। मैम एक बार ये बता दो कि वहाँ पे 3 से 39 को मल्टीप्लाई किया। देखो 2 into 39 होगा, 2 into 39 में आप 3 ऐड करते, वो 39 ऐड करते तो 3 into 39 नहीं हो जाता भाई। 2 into 4 plus 2, क्या आप इसको एक मिनट का लिख दिया मैंने, मैम 10। नहीं ना, Okay, ma'am. 2 into 4 plus 4,
क्या आप इसको 3 into 4 नहीं लिख सकते? बोलो। Yes, ma'am. Yeah, so that's the point. Just for ease, right? Let's come to question number 2. ये सिर्फ एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होने के लिए पता होना चाहिए, बहुत पुराना है, बस इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया, मतलब यहाँ पे ऐड कर दिया कि मरकरी थर्मोमीटर जो है वो कहाँ तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। सबसे पहली बात इसमें से आप क्या चीज याद रख सकते हो कि जो ये मरकरी थर्मोमीटर है ना, इसका काम क्या है, ये मतलब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। देखो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना तो लेंथ भी बढ़ती है, वॉल्यूम भी होता है, डेंसिटी में भी इफेक्ट आता है। तो जब टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम वेरी करे तो इस बात पे जो है हमारा थर्मोमीटर वेरी करता है, मतलब थर्मोमीटर बेस्ड है, ये प्रिंसिपल है इसका। वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद द टेम्परेचर इज द प्रिंसिपल ऑफ मरकरी थर्मोमीटर। इज दैट ओके? हम एक बार दोबारा बताना, मतलब दोबारा बताना। मैं एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने बोला वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ टेम्परेचर is the principle of mercury thermometer. डॉक्टर हो ना तुम लोग? That's fine. वरना मैं तो पूरा भी लिख सकती थी। ठीक है, बाकी इसमें ये पूछ रहे हैं कि भाई कितने तक मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये जो कितने तक मेजर करने वाली बात इन्होंने पूछी है, इसके लिए मैं आपको बस इसका रेंज बता रही हूँ। याद कर लोगे तो सही है, क्योंकि यूजुअली डेली लाइफ में यही यूज करते हैं ना। -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेजर करता है। अब इसके आसपास का जो ऑप्शन है उसे टिक कर दो। आई गेस 360 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, यस मैम। राइट? लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज थर्मल एक्सपेंशन। तो कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई चीज आप गर्म कर रहे हो या कुछ भी, बेसिकली ऐसा बोल रहे थे कि इफ आई वांट टू चेंज द शेप ऑफ सम मेटल और समथिंग, तो उसको बर्न करके फिर हम चेंज कर रहे होते हैं। एक्सपेंशन बेसिकली आता है जब थर्मली आप उसको मतलब एनर्जी देते हो, गर्म करते हो तो आपको एक एक्सपेंशन फील होता है, एक एक्सपेंशन ऑब्जर्व होता है। कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाई, ऐसा क्यों होता है? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो प्लीज। जब आप किसी बॉडी को हीट करते हो, हीट प्रोवाइड कराते हो, तो उस पे उसका टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करता है? वो सॉरी जब आप हीट प्रोवाइड कराते हो तो वो एक्सपेंड क्यों करती है? दैट इज द क्वेश्चन। मैम उसके मॉलिक्यूल से कोलैप करते हैं और जब वो प्रेशर मैम उनका मॉलिक्यूलर सेपरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ऊपर की तरफ आने लग जाता है। मैम रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती है। ओके, मैम So basically- इंटरमॉलिक्यूलर एक्सपेंशन होता है। ओके, वेरी गुड। सो बेसिकली हम ना यूजुअली बॉन्ड्स को इस तरीके से इमेजिन करते हैं, राइट? यस मैम। बट एक्चुअल में जब यहाँ अट्रैक्शन रिपल्शन होता है तो बोला जाता है कि इसका एक नाइसर वे है टू इमेजिन इट, कि इसकी जगह ना आप स्प्रिंग इमेजिन करो। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर स्प्रिंग है। आई थिंक मैंने आपको ये चीज हाँ राइट, यहाँ पर आप स्प्रिंग जो है इमेजिन करो। अब हम जब यहाँ पे स्प्रिंग्स इमेजिन करेंगे तो आपको पता है कि जब इन पर ये अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेंगे तो ये पास भी आएंगे और दूर भी जाएंगे। अब होता क्या है कि ये पास उतना नहीं आते जितना दूर जाते हैं, राइट? तो जगह ही मतलब समझ रहे हो, स्पेस के हिसाब से ये देखा क्या गया कि ये पास उतना नहीं आ पा रहे जितना ये दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो एवरेज शिफ्ट है वो इंक्रीज वाली चीज पर आता है। अगर ये पहले लेट्स से 1 यूनिट दूर थे तो ऑन एन एवरेज ये 1.2 यूनिट पहुंच जाएंगे, तो वो 0.2 का इनका इंक्रीमेंट आ गया साइज में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस। तो हमने सिंपल करा कि यहाँ पे जो स्प्रिंग है ये आपको क्या शो कर रही है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नॉट जस्ट अट्रैक्शन, बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि स्प्रिंग मॉडल के फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसका एक ग्राफ देखते हैं, वो ग्राफ आपको बिल्कुल इसके रीजन को एक्सप्लेन करता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। मैंने आपको एक वो अनसिमेट्रिकल सा ग्राफ दिखाया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो, याद नहीं है? थोड़ा बहुत याद। तो यस मैम याद है। ओके, यहाँ पे आर मार्क करते हैं, यहाँ पे एनर्जी मार्क करते हैं, ठीक है। आर हो गया इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो देखा क्या गया है कि ऐसे ऐसे इस तरीके का ग्राफ होता है। मजा नहीं आया, थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए था। ऐसा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा मैंने बोला, अगर आप इस पॉइंट को, पर्टिकुलरली इस पॉइंट को देखो तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी सबसे मिनिमम है ना। यस मैम। दुनिया भर की चीजें सिर्फ मिनिमम एनर्जी को ऑक्यूपाई करना चाहती हैं टू गेट दी मोर स्टेबलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन इन देमसेल्व्स, ना कि सबसे ज्यादा स्टेबल उनको जहां जो सिचुएशन मिल रही है वो यही है जहां पे एनर्जी मिनिमम है। तो ये आपका हो गया जो स्टेबल न्यूक्लियर या स्टेबल मॉलिक्यूल का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो गया। लेट्स से दिस इज आर नॉट, ठीक है। अब एक बात देखो, आपने जब एनर्जी प्रोवाइड कराई तो बेसिकली आपने क्या करा, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब सीधे सीधे आपने एनर्जी प्रोवाइड कराई। अब आप इसको किधर की तरफ भी बढ़ा लो, राइट। एनर्जी बढ़ा के सपोज आप यहां आ गए, तो ये क्या दिखा रहा है, या तो आप पास आए, भाई देखो डिस्टेंस कम हो गया तो मॉलिक्यूल्स पास आए, और डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल्स दूर गए। तो वही वो अट्रैक्शन रिपल्शन ये शो कर रहा है। सिंस दिस कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट दिस आर नॉट, तो क्या होगा अगर आप इन दो पोजीशंस का, लेट्स गिव देम अ नेम, कि अगर आप k और k प्राइम इन दो पोजीशंस का एवरेज निकालो तो वो कुछ यहां पर आता है, राइट, बीच में, विच कुड बी योर k एवरेज इस पॉइंट पर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो R नया आया है, दिस R इज ग्रेटर देन R नॉट ना, दैट्स व्हाई बॉडीज एक्सपेंड व्हेन यू गिव देम टेम्परेचर एंड यू गिव देम एनर्जी, ठीक है। तो क्या होता है, एक्सपेंड करती है वो। इज दैट ओके? ये कर्व समझ में आता है? यस मैम। आपका यस मैम। ओके, हाँ जी मैम बेटा। एक बार एक्सप्लेन कर दो। मैम एक बार Okay. बता दो प्लीज। हाँ जी बिल्कुल। देखो ये जो कर्व है, दिस इज U वर्सेस R। U मतलब एनर्जी, ओके आई विल राइट इट ओवर हियर। ये एनर्जी और ये जो R है, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है ना। द कॉन्सेप्ट इज कि एक इस तरीके का कर्व ट्रेस किया गया, ठीक है। अब इस कर्व में क्या देख रहा है आप, सबसे लोएस्ट पॉइंट देखो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी देखने मिल रही है। इस पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना हमारा सिस्टम, यस मैम। क्योंकि एनर्जी मिनिमम है, राइट। यस मैम। तो ये हो गया आपका आर नॉट वाली चीज। अब मैंने क्या करा, मैंने एनर्जी दी, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे दूर जाएंगे, पास आएंगे दूर जाएंगे। तो आपको के और के प्राइम कॉरेस्पॉन्डिंग दो पोजीशंस मिली। देखो एनर्जी बढ़ गई ना, यू मिनिमम से, वो पिंक वाला जो लाइन है वो यू मिनिमम से ऊपर है, मतलब एनर्जी बढ़ चुकी है। एनर्जी बढ़ चुकी है, जब पास आए तो के पोजीशन दूर गए तो के प्राइम पोजीशन, कुल मिला के मैंने इसका एवरेज कैलकुलेट किया तो वो के एवरेज आया, जो कि के की प्राइम के बीच में कहीं आना चाहिए, है ना, लॉजिकली यही होना चाहिए। तो देखा कि वो जो के एवरेज वाली चीज है वो आपका जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था उससे ज्यादा डिस्टेंस पाया गया। तो दैट्स व्हाई थिंग्स आर एक्सपेंडिंग ना। यस मैम। यस मैम। मैम एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। मैम इसमें कुछ लिखना है क्या? नहीं, इट्स फाइन। एरोज बाकी शो कर रहे हैं कि पास कम आ रहे हैं, दूर ज्यादा जा रहे हैं। ओके मैम। Okay. Let's come to this thermal expansion in solids. एक लिखा हुआ है आपके सामने लीनियर एक्सपेंशन, एक लिखा हुआ है आपके सामने सुपरफिशियल एक्सप्रेशन या एरिया से रिलेटेड है, राइट। और एक है हमारे पास क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन।
बेटा लीनियर इज बेसिकली 1 dimensional, एरिया इज 2 dimensional एंड वॉल्यूम इज 3 dimensional. जब खाली लेंथ में आपको एक्सपेंशन फील हो तो वो आपका 1D में आ जाएगा. जब एरिया एक्सपेंड करे तो 2D में, और जब वॉल्यूम एक्सपेंड करे तो 3D में. इज दैट ओके? यस मैम. यही वो थर्मल एक्सपेंशन की 3 कोफिशिएंट्स है जो हम पढ़ेंगे. हाँ जी बेटा. मैम आपने जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन करवाया था, उसके बाद आपने कौन कौन से टॉपिक्स करवाए हैं? उसके बाद 1-2 क्वेश्चन कराए थे और बस अभी ये वाला कराया था सुहानी, अगर आपने देखा हो कि एक्सपेंड क्यों करती हैं चीजें. बस क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन डिस्कशन था. ठीक है. ओके मैम. Okay. So thermal expansion के अंदर you will deal with 3 things: 1 dimensional expansion, 2 dimensional and 3 dimensional. सबसे पहले बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की. तो देखा गया कि अगर आपके पास कोई रॉड है, लेट्स से ये आपके पास रॉड है, एक सेकंड रुकना, ऐसा कुछ रॉड है आपके पास. ठीक है. इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो आपको L दिया हुआ है. अब यहां से आपने इसको टेम्परेचर दिया, मतलब हीट वगैरह कुछ भी किया, टेम्परेचर आपने प्रोवाइड कराया. तो क्या देखा गया कि विद इन द टाइम, विद सम आफ्टर सम टाइम, ये जो लेंथ था ये बढ़ गया. ये रॉड चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने इसे दिखाने के लिए आपको बोला कि लेंथ L प्लस डेल्टा L हो गया. ठीक है. यहाँ पे टेम्परेचर T था, यहाँ पे T प्लस डेल्टा T हो गया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक चेंज ऑब्जर्व किया. इज दैट फाइन? यस मैम. मैम डेल्टा एल काफी स्मॉल अमाउंट में होता है ना. जस्ट टू मेक इट विजिबल. अभी कोई ऐसा प्रिसाइज नहीं चल रहा. ठीक है ना. मैंने आपने ये टेम्परेचर भी बढ़ा है क्या? हाँ बेटा, देखो ना, T से T प्लस डेल्टा T हो गया हीट प्रोवाइड कर. तो यहाँ पर आप देखो, ये जो चेंज इन लेंथ है ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया ओरिजिनल लेंथ के, डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर के, जिसे आपने रेज किया है या फिर आपने जो भी डिक्रीज किया है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन 2 कंडीशन के. ठीक है. तो हमने क्या करा, हमने इनको करा कंबाइंड एंड वी गेट अ इक्वेशन कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L डॉट डेल्टा T के. अब आपको पता है कि अगर आपको वाला साइन रिमूव करना है तो आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. यस मैम. यस. तो हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया and that constant is known as coefficient of linear expansion. Is that okay? यस मैम. Yes. हमें याद रखनी है क्वेश्चन. याद करेंगे तो बड़ी बेसिक सी है कि नहीं? यस मैम. और ये बिल्कुल याद रखने क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इस पे. जरा मुझे अल्फा का यूनिट बताना क्या होगा बेटा? केल्विन. केल्विन हो गया. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना. ये देखो, ये एक कांस्टेंट होता है पर फॉर अ मटेरियल. ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है. और दूसरा इसका जो यूनिट होता है दैट इज डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. भाई देखो, L से L गया, अल्फा इज 1 बाय डेल्टा T, मतलब L से L गया यूनिट वाइज, राइट. और यहाँ पे डेल्टा T आ गया डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. लेट्स कम टू द क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, मतलब एक पूछे गए हैं. आपके लिए एक रिसेंट ईयर ही माना जाएगा इसे, 2019. एक बार होता है. और कौन कौन से पॉइंट लिखे थे आपने वहाँ पे? इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी. देखो फॉर एग्जांपल स्टील का अल्फा कांस्टेंट होता है. अब आप उससे 1 मीटर का रॉड बनाओ, 2 मीटर का बनाओ, 1 सेंटीमीटर का बनाओ, दैट अल्फा इज कांस्टेंट फॉर अ स्टील, फॉर अ मटेरियल. कोई भी आयरन, स्टील, कुछ भी है, कॉपर वगैरह. I'm done. नहीं, डन तो हो गया, ये बस मूव नहीं कर रहा है. हाँ अभी सही है. 2019 का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए. दिस इज अल्फा ऑफ कॉपर, दिस इज अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है. और कुछ कुछ आपको दे रखा है, जैसे बोलेगा कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर, एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ हैव इंक्रीज इन द लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. लेंथ पूछिए बेसिकली कुल मिला के एल्यूमिनियम रॉड की. तो अभी समय हो रहा है 1954. आप लोग 2 मिनट लो और आराम से करो. इज दैट ओके? अच्छा मैम, ये 88 सेंटीमीटर जो है एक्सटेंड होने के बाद वाली लेंथ है.
मैम करा दो अभी क्वेश्चन। यस मैम। मैम 1 मिनट। मैम आप अपने 12th के बैच में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते। नोप, मैं ऐसा क्यों? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, इसी साल नीट देना है उनको, अच्छी वो होनी चाहिए ना प्रैक्टिस, लाइक देखते मैम क्वेश्चन हो गया। करें। यप, तुम भी आओ 12th में, 21st के बाद तुम भी इस क्लास में जल्दी जल्दी आंसर दोगे, और उसके बाद जो कभी मिलेंगे 21st सेंचुरी के बाद। 21st ऑफ जैन के बाद बेटा। देखो हाँ, मैंने आपको हमेशा बोला है कि फिजिक्स अपन दो तरीके से देखेंगे, थ्योरी और क्वेश्चन के लिए। थ्योरी के लिए जब हम चाहेंगे तो वी विल गो विद द कॉन्सेप्ट्स, गो विद डील विद एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन हमको सोल्यूशन निकालना है। हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। वी विल नॉट बी लाइक कि भाई यहाँ पे ऐसे क्यों, क्या मतलब, लाइक सोचो ना चीज पॉसिबल कैसे होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो उन्होंने बोला अ कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर, आपको लेंथ ऑफ कॉपर दिया 88 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बोल रहे हैं कि एक एल्यूमिनियम रॉड है, हमें उसका लेंथ नहीं पता, नहीं पता तो ठीक है, एक्स मान लेते हैं। करा आपने। हाँ हम पोल एंड नहीं हुआ। ओके ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बस इंक्रीज, एक मिनट रुको, लेट मी चेंज द कलर। बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और आपको अल्फा दे रखा है कॉपर का 1.7 इंटू 10 की पावर 5 केल्विन इनवर्स, और अल्फा दे रखा है एल्यूमिनियम का, -5। क्या बेटा? मैम अच्छा हाँ, -5 आएगा। 10 की पावर -5 केल्विन इनवर्स, एग्जैक्टली। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बताओ। अब एक बात बताओ, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी मना करें, टेम्परेचर चेंज आपको दे नहीं रखा है ना, भाई बोले ना इंक्रीज इन लेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसकी एक सिंपल सी बात है कि सबसे पहले यहां से आप डेल्टा एल निकाल लो। अगर आप एल्यूमिनियम का निकालोगे तो वो हो जाएगा अल्फा एल्यूमिनियम, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम और टेम्परेचर चेंज। कॉपर का निकालोगे तो हो जाएगा इस तरीके से, राइट। बोल रहे हैं कि ये बात इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, इस बात से अपनी सहूलियत के हिसाब से, और बेसिकली एक लाइक और रास्ता भी नहीं है, कॉन्सेप्ट यही निकालना है कि चेंज को फर्क ही नहीं पड़ रहा, राइट। ये चीज निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा सॉल्व करने का कोई और तरीका होगा क्या गिवन डेटा से? नो मैम। मैम इसी तो से यहाँ किया। पे आपको सब दे रखा है, सब आपके पास है, सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, कट पिट कर आ जाएगी। इज दैट ओके? जरा यस सॉल्व मैम। कीजिएगा। यस 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 ऐसे ही कट जाएगा, बेकार में कैलकुलेशन यहाँ पे टिपिकल नहीं करते हैं। यहाँ पे 2.2 है, इधर जाके 1.7 हो जाएगा। लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम अपने को, अच्छा लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम निकालनी है, एक मिनट रुको। अच्छा ये ओके, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम x ले लेते हैं। अल्फा ऑफ कॉपर इज 1.7 डिवाइडेड बाय 2.2, 10 की पावर 5 से 10 की पावर -5 कैंसिल हो गया, और लेंथ ऑफ कॉपर आपको दे रखा है 88 सेंटीमीटर, राइट। सॉल्व करते हैं। 1.7 और 22, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, राइट। 2 से लगभग लगभग इसको कर चलो यहाँ से और हटा देते हैं 2, तो कितना आ रहा है ये 14, 1, क्या आ रहा है भाई ये 11, 2, 4, अरे सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, है बताते नहीं हो। मैम वहाँ पे 8 ही आएगा। नहीं वो तो मुझे पता चल गया, यहाँ पे 4 आ गया, 7 और 4 आ जाएगा, 7 4s आर 28, 2 कैरी एंड 4 1 4 68 सेंटीमीटर इज योर आंसर।
तो ऑप्शन ए की मुझे भी जरूरत पड़ी क्या? नहीं, इट्स ऑप्शन ए। डन। यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन कीजिएगा, पुराना है, काफी बार काफी एग्जाम्स में पूछा गया, एक अच्छा क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं अल्फा के रिलेटेड, बट प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तो इसके लिए आई एडेड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एन आयरन बार ऑफ लेंथ 10 मीटर इज हीटेड फ्रॉम दिस टू दिस, इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज दिस, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बार इज। मैम ठीक ये है, लेंथ को मीटर में ही लेना है ना? इट्स टोटली अप टू यू, अभी तो आई कांट कमेंट ऑन दैट, अभी समय हो तो 20:03 तक बता देंगे आप, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। राइट, कोई समस्या तो नहीं? हाँ बोलो तनिष्का। क्या बोलूं मैं ऑप्शन देखकर तो। मैम अपना आंसर मैम हो गया। मैम ऑप्शन से भी मैच कर रहा है। मैम जो दक्ष ने बोला है ना कमेंट में वही वाला आ रहा है। बहुत मेरा बढ़िया मोनिका। और जो बच्चे YouTube वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर ना पता चल रहा हो, मतलब मैं मुंशोली का स्पेशली बुला रही हूँ, कोई पैट नेम नहीं रखा है, वो आया उस आइकन से है, उस आईडी से है। राइट, कभी ऐसे सोचो कि मैं बच्चों को, नहीं। हमारी मैम बहुत स्वीट है, वो ऐसा नहीं करती। रिकॉर्डिंग हो गई है, चलिए बेटा। क्वेश्चन में सब तो दे रखा है आपको, आपको लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें जो है सेंटीमीटर का दिख रहा है। राइट, और क्या बोला है, टेम्परेचर चेंज निकाल लो, बाकी बात क्यों ही करनी, जब क्वेश्चन भी टेम्परेचर चेंज पे तो बात करता है। कोफिशिएंट आपको दे रखा है 10⁻⁻5 लिख देते हैं। पूछ रहा है कि लेंथ क्या है, बताइए क्या ही पूछ रहा है। ये तो आप सब निकाल ही दोगे, आपके लोगों के तो बाय पैर का खेल है ये, है ना? या आई नो आई नो। नहीं मैम हम हाथों से करते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन है, विद्या को ऐसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हेलो। अभी कुछ आपको कुछ आवाज आई थी क्या माइक से मेरे? हाँ, अब मैं अभी बाहर से पता नहीं आपको आवाजें आई होंगी। It's because of Manchulika. Yeah, I got that. क्या हो गया ये? अल्फा 10⁻⁻5 डेल्टा t would be 100। क्या कर रहे हो? मैम आपने एक्स्ट्रा लगा दिया। आ गया तो which is your option B। चलिए अब बात करते हैं फटाफट से दो चीजों की, विच इज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एंड इसमें कुछ आपको देखना नहीं है, देखो आपके पास ये एरिया था, ठीक है, एक प्लेट थी, आपने लेंथ इंक्रीज करी, इसका एरिया भी एक्सपेंड कर गया, ठीक है। तो अब हम चेंज इन एरिया से कंसर्न्ड है, और चेंज इन एरिया कहता है कि जो ओरिजिनल एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहूंगा, जो टेम्परेचर चेंज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहूंगा, कंबाइन करें तो यहाँ पर आ गया A डॉट डेल्टा T। आपने साइन हटाने की कोशिश की तो एक कांस्टेंट आ गया, एंड दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। एरियल इज नॉट दैट वॉशिंग पाउडर ना,
Yes, ma'am. Yeah. Now let's come to coefficient of cubical expansion. Ab I'll try my best to draw a cube and then I'll try my best to expand it, but you know. एक बार नहीं बोला कि मैम yes you can. Ma'am, yes, you can. मैम आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप कर ही लोगे. हम सोच रहे हैं हम अपनी कॉपी में कैसे बनाएंगे. Yes, ma'am. I know it's difficult. मैम आप ऐसे स्लाइड में रफ कर दोगे पर हम तो कॉपी में पेन से बना रहे हैं. पेन से तो ऐसे पूरा काटना ही पड़ेगा. बिना काटे मैंने बनाया. मैम बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम है उसने कहा मैं वॉल्यूम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो इनिशियल था और टेम्परेचर रेस के. फिर हमने इसको कहा कि भाई साइन हटाते हैं. साइन हटाया तो नया कांस्टेंट हमको मिल गया. नया कांस्टेंट ये आ गया. राइट. दिस इज गामा and this gamma is basically coefficient of cubical या फिर आप इसको volumetric expansion भी बोल सकते हो. Is that okay? Yes, ma'am. Okay. अब बात करते हैं इनके बीच के रिलेशन के. देखो बीटा होता है 2 अल्फा और गामा होता है 3 अल्फा. अब ये आपका काम है प्रूव इट, क्योंकि प्रूव कराने मेरे तो कहीं आने वाला नहीं है. लेकिन ये एक्सप्रेशंस आप याद रखेंगे. राइट. ये अपनी दिमाग के विकास के लिए आप इसको जो है प्रूव कर दीजिएगा. मैम कितने पेजेस छोड़े इसके लिए? एक एक पेज में प्रूव हो जाएगा. आई होप. मतलब एक बार मैंने सृष्टि को पेज छुड़वाए थे. क्या बेटा? मैं मेरे को पीछे वाली स्लाइड दिखाना. मैम एक पूरे पेज में होगा क्या एक चीज प्रूफ? छोटा सा पेज लगेगा, हाफ. एग्जैक्टली वो एक पार्ट के लिए एक पेज बीटा 2 अल्फा और फिर उस गामा जी अल्फा उसी के नीचे कर लोगे. दैट्स व्हाट आई सेड कि पेज. Yes, ma'am. आपको क्या लगा एक एक पेज अलग अलग? यस मैम, मुझे लगा एक पेज में आगे और उसके बाद उसके पीछे पूरा. नहीं नहीं नहीं. मुझे सबसे अच्छा लगता है वो वाले पेजेस जो मैंने आपको एक बार याद मैम आपने बोला था ना. या यस सृष्टि. मैम, 3 पेज मेरे वेस्ट हो गए थे पूरे. उसमें कुछ कर सकते थे, क्वेश्चंस कर सकते थे. ये मैंने आपको एक जगह दी थी खाली, इन्हें कैनवस दिया था कि पेंट इट इन योर ओन वे. लेकिन यू सेड वेस्ट हो गए. उस चैप्टर के बीच में मैं कोई और क्वेश्चंस कर देता फिर अलग अलग हो ये जाता. उसी चैप्टर के क्वेश्चन. फिजिक्स में तो ऐसा है ही नहीं कि क्वेश्चंस ना हो. आप समझ रहे हो बेटा? इट इज ऑल अबाउट द विजन. अरे यार मेरे को एक वो याद आ गया वीडियो, पर ठीक है. जरा मेरे को समराइज करा दो भाई आज का लेक्चर, मैं भूल सबसे गई. पहले हमने हीट और वर्क के बारे में बात की. दोनों की यूनिट सेम होती है और ये दोनों डिफरेंट मोड होते हैं हीट ट्रांसफर करने के. ओके ओके जस्ट स्टॉप. ओके. मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. कोई और बताएगा? कोमल आप बताओ. मैम मैं एक मिनट पहले कोमल फिर आते हैं आप पे. मैम इसके बाद हमने पढ़ा ये बताओ वर्क कौन सा मोड है मैकेनिकल मोड है, और हीट? हीट नॉन मैकेनिकल. ठीक है. इसके अलावा कुछ और बताना चाहते हो? स्केल्स पढ़े थे टेम्परेचर के. मुझे फॉर्मूला बता दो उसका. जो मेन रीडिंग होती है माइनस आइस वाला पॉइंट और Okay. उसके और अपॉन में स्टीम पॉइंट माइनस आइसिंग पॉइंट, वो कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है. ओके दैट्स इट. थैंक यू. अब मुझे सृष्टि बताएगी. मैम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स पढ़े थे जिसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन पढ़ा था. तीनों के फॉर्मूले तो बता दूं मैम? नहीं इनकी यूनिट क्या होती है? पहले यूनिट बताओ तीनों की. अच्छा, फर्स्ट वाले की यूनिट थी डिग्री सेल्सियस इनवर्स और सभी की होती है क्योंकि सभी में टेम्परेचर रिवर्स में आता है.
ओके, बस दैट्स इट। मैम हमने अब वो भी पढ़ा था, मर्क्यूरी थर्मोमीटर के बारे में भी आपने बताया था और उसकी रेंज भी याद रखने के लिए कहा था, और आपने थर्मल एक्सपेंशन में हमें ग्राफ भी बताया था। इंटरमोलिक, हाँ, स्प्रिंग के बारे में, जिसमें आर जो है वो आर नॉट से बड़ा होता है। यस मैम। ओके ओके, और कोई बच्चा इनके अलावा बताना चाहेगा? हैंड रेज करो, क्योंकि अभी एक आध चीज और रह गई है। एनीवन? बस दो ही बच्चे हैं, तीन। प्रीति आप बताओ, प्रीति आपने नहीं बताया ना कुछ? मैम उसके बाद वही कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल फॉर्मूला बताओ। एक्सपेंशन क्वेश्चंस करके मैम, डेल्टा ए इक्वल्स टू बीटा प्लस ए इंटू डेल्टा टी, एंड देन उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड देन रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। और मैम हमने ना वो भी करा था, आपने बताया था कि जो लीनियर एक्सपेंशन होता है वो 1D में होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन 2D में, और क्यूबिकल एक्सपेंशन 3D में। वेरी नाइस, लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड करता है मैटर पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, पूरा लेक्चर आपने रिवाइज करा दिया। एक आपके लिए इस चैप्टर के लिए एक सजेशन है कि जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको पढ़ा दिए उनको आप एक बार एनसीईआरटी से कर लीजिएगा, और होमवर्क क्वेश्चंस बिना किसी करे कर लीजिएगा। इससे पहले मैं शब्द यूज करूं, मैम ये रहा आपके होमवर्क क्वेश्चंस। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हैं बस, ठीक है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम थर्मल स्ट्रेस, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, और मेरे लिए कैलोरीमेट्री बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए भी होना चाहिए। मतलब ये तो सब छोटी छोटी सी बातें होंगी, इस पर ही पूरा कंसर्न हमारा रहने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस, इट रियली मीन्स अ लॉट। टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, कंप्लीट द रिचुअल। बाय मैम। बाय मैम। Yeah, bye bye.